अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। प्रोग्राम सरसब्ज़ पाकिस्तान के साथ मुल्तान स्टूडियो से मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद इफ्तिखारुल हसन। नाजरीन, आज हम बात करेंगे गोट फार्मिंग पे कि गोट फार्मिंग किस तरह की होनी चाहिए, कैसे हम इससे मुनाफा कमा सकते हैं, मुल्क की ज़रूरत कैसे पूरी कर सकते हैं और इसको हम एक्सपोर्ट कैसे कर सकते हैं। इसी हवाले से आज तफसीलन गुफ्तगू करेंगे। मेरे साथ आज के जो माहिरीन मौजूद हैं उनका तारफ़ करवा दूँ। मेरे साथ डॉक्टर अहमद अली मलिक साहब हैं, आप मैनेजर हैं लाइफ स्टॉक फार्म अल्लाह दाद जहानिया फार्म। सर आपका बहुत शुक्रिया। दूसरे मेरे मेहमान हैं डॉक्टर वकार ज़ेब साहब, आप महर अमूर हैवानात हैं और आपका तल्लुक़ नवाज शरीफ यूनिवर्सिटी से है, आपका भी बहुत शुक्रिया। मेरे तीसरे मेहमान हैं तालिब हुसैन साहब, आप मवेशी पाल हैं। तालिब हुसैन साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। डॉक्टर अहमद मलिक साहब, आपसे मैं गुफ्तगू का सिलसिला शुरू करूँगा क्योंकि आप लाइफ स्टॉक को देखते हैं और एक वसी तजर्बा भी रखते हैं। गोट फार्मिंग बेसिकली है क्या, किस लेवल से हमें करनी चाहिए, कौन सी ऐसी ब्रीड है जिनको हम पाल कर ज़्यादा मुनाफा कमा सकते हैं, और स्पेशली कुर्बानी के हवाले से भी हमें बताएंगे कि कुर्बानी के लिए हमारे जो काश्तकार भाई अगर गोट फार्मिंग करना चाहते हैं तो कौन सी ऐसी ब्रीड है जिससे उनको ज़्यादा फ़ायदा हो सके। 2020 के एक सर्वे के मुताबिक पाकिस्तान में तकरीबन 7 करोड़ 78 लाख बकरियां जो हैं इस वक्त मौजूद हैं। ठीक है। और बकरियां पालना माशाल्लाह से सुन्नत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काम है सर। और इसमें ये देखें कि ये बहुत ही प्रॉफिटेबल बिज़नेस है, क्योंकि एक बकरी से हम 2 बच्चे भी ले सकते हैं, 3 बच्चे से भी ले सकते हैं। और इसलिए हम बकरियों को सर एक गरीब की गाय भी कहते हैं कि इससे आप 2 लीटर भी दूध लेते हैं, 3 लीटर भी दूध ले देते हैं। अगर ट्विन परसेंटेज हमारे पास ज़्यादा हो या ट्रिपलेट परसेंटेज ज़्यादा हो तो ज़्यादातर वो बच्चे ही इसका इस्तेमाल कर लेते हैं दूध। लेकिन यह जायकेदार है, मीठा दूध है, खुशबूदार है और बहुत ही एनर्जेटिक है और सेहत के लिए काफ़ी मौजू है इसका दूध। तो पाकिस्तान में भी 2 तरह की बकरियां पाई जाती हैं। 2 किस्म के लिए हम इनकी रेयरिंग करते हैं या इनको हम ब्रीडिंग के लिए रखते हैं। हमारे लिए एक गोश्त की पैदावार के लिए भी बकरियां हैं सर, और इसके अलावा दूध की पैदावार के लिए भी बकरियां रखी हुई हैं। अच्छा, दूध के लिए भी स्पेशल फार्मिंग है हाँ, बकरी दूध की? के लिए भी स्पेशल फार्मिंग की जा सकती है, क्योंकि अगर एक फार्मर है उसने स्मॉल लेवल पे रखना है या एक गरीब किसान है सर, तो उसके पास गाय या बफलो अफोर्ड नहीं हो सकती तो या वो बकरियां नहीं पाल रख सकता सकता, तो वो ऑटोमेटिकली बकरियां रख सकता है और अपनी इस ज़रूरत पूरी कर सकता अपनी ज़रूरत इससे पूरी कर सकता है। बिल्कुल सर। तो जो हमारे पास ये 2 किस्म की बकरियां हैं वो सुबह पंजाब में पाई जाती हैं सर। तो गोश्त के लिए जो है वो ज़्यादातर हम टेडी गोट के लिए इस्तेमाल करते हैं, और दूध के लिए जो है हमारे पास बीटल है, दायरा दीन पनाह है, वो बकरियां शामिल हैं। ये हमारी लोकल ब्रीड है ये जिस तरह हमारी हमें सर दारा दीन पंजाब पनाह। की दायरा दीन पनाह मुजफ्फरगढ़ का इलाका है, ठीक है। वहाँ उसके हवाले से इसका नाम दायरा दीन पनाह रखा गया है, इस ब्रीड का नाम। और ये मुजफ्फरगढ़ और लिया में पाई जाती हैं सर। इनका ख़वास ये है, इन जानवरों का रंग जो है सर वो स्याह होता है, इनके जो ईयर्स हैं ना सर ठीक है। वो इनके लंबे कान होते हैं और इनके पेचदार जो हैं वो ऊपर नुकीले से अच्छा सींग अच्छा, होते वो हैं, छोटे बड़े खूबसूरत छोटे जो बड़े, है। और ठीक वो है। एक तरह के जानवर की खूबसूरती में या इस गोट की खूबसूरती में एक इजाफा करते हैं, ठीक है। और फार्मर इसको बड़े शौक से पालते हैं। तो इसके अलावा इस नकली बकरी की जो दूध की पैदावार है सर वो भी तकरीबन 2 लीटर है। लेकिन अगर हम इसकी ज़्यादा अच्छी मैनेजमेंट करें, ज़्यादा अच्छी खुराक दें, ज़्यादा तो इससे अच्छा बढ़ाया चारा भी जा दें, सकता है। तो इसको हम वंडा देने से इसका बढ़ा भी सकते हैं। तो इसके अलावा सर हमारे पास नाची है सर ब्रीड। तो नाची ब्रीड की ये हमारे ज़िला लिया में और मुल्तान के इलाकों में पाई जाती है, भावलपुर में भी पाई जाती है। बड़े लोग इसको शौक के लिए रखते हैं सर। नाची ब्रीड की सर एक नाची का खसूसियत है, मतलब क्या है, आपको कैसे यानी कि नाची जैसे सर नाम से एक जहर है, ठीक है। ये यानी कि ये एक डांसिंग एनिमल है। ओके। जब ये चलती है सर या जब हम इसको मेला जाते, राजनपुरी भी इसको कहते हैं? नहीं सर ये नाची की अलहदा है, अच्छा, राजनपुरी राजनपुरी एक ऑल्सो। अलहदा है, वो अच्छा नुकरे हैं सर, अच्छा। वो जो है वाइट कलर के हैं सर राजनपुरी, वो मोहम्मदपुर का इलाका है, वहाँ से अच्छा। मिलते हैं सर। तो नाची जो है ये एक डांसिंग एनिमल है, या शो पर्पज़ के लिए भी इस एनिमल को हम रखते हैं। इसके अलावा सर टेडी गोट है, ये भी हमारे इलाके पंजाब के ज़िला गुजरात, जेहलम और रावलपिंडी के मुलिका इलाकों में पाई जाती है। ये बकरी जो है सर भूरे रंग में भी होती है, सफ़ेद कलर में भी है। कद इसका छोटा है, लेकिन जो इसके कान है वो खड़े होते हैं और हिरन की तरह होते हैं। अच्छा। और अगर आप इसको टेडी नस्ल को एक दफ़ा यानी कि थोड़ा सा ये जब ग्रेजिंग करके आता है जानवर या जब चारा करके आता है तो इसको एक दफ़ा नहला दे तो अंडे की तरह सफ़ेद कलर हो जाता है इसका। अच्छा। माशाल्लाह, यानी कि इतनी अल्लाह ताला ने इसे खूबसूरती दी है। ठीक है। और बहुत प्यारा एनिमल है सर। मीट पर्पज़ के लिए भी सर हम इसको यूज़ करते हैं, अपने लोकल इलाके में या अपने जो हमारे फार्मर्स के लिए या ब्रीडर्स के लिए
जो हमारी इस मुज़ाफ़ात में या हमारे मुल्तान रीजन में जो है, जैसे कि हमारे एक्सपेरिमेंट स्टेशन अलादाद फार्म पे भी है सर, बीटल गोट, ये बहुत ही मौजू है सर। अच्छा, इसके क्या बीतल की क्या खासियत है? बीटल सर ये पंजाब के तकरीबन तमाम नहरी इलाकों में पाई जाती है और इसमें 2 स्ट्रेन आ जाती है हमारे पास। अच्छा डॉक्टर साहब, आपकी तरफ आता हूँ, मैं पहले चलता हूँ डॉक्टर वकार ज़ेब जी की जी तरफ। सर। वकार ज़ेब, आप नवाज शरीफ यूनिवर्सिटी में क्या एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, कौन सी ब्रीड को प्रमोट कर रहे हैं और क्या करने चाह रहे हैं? अब मॉडल फार्म एक डेवलप कर रही हैं गोट का, जलालपुर पीरवाला में जो इनकी जगह है, वहाँ पे एक मॉडल फार्म डेवलप हो रहा है, जहाँ पे मतलब जो गोट फार्मिंग है उसके मॉडर्न जो एस्पेक्ट्स हैं उनको देखते हुए वो फार्म डेवलप हो रहा है। ऑटोमेटिक फीडिंग, ऑटोमेटिक वाटरिंग, ये सारा कुछ उसके अंदर इंस्टॉलेशन है, ये इन प्रोसेस है। जो यूनिवर्सिटी की मेन फोकस है वो मॉडर्न फार्म गोट फार्मिंग की तरफ आना है, फार्मर्स को इनवाइट करना है इस तरफ। और दूसरा जो हमारे पास एक ब्रीड कंजर्वेशन का इशू है, हमारे पास कोई भी ऐसी ब्रीड नहीं है गोट की जो कि हम कह सकते हैं कि ये पाकिस्तान से रजिस्टर्ड है। ठीक है। यूनिवर्सिटी का मेन फोकस ब्रीड इम्प्रूवमेंट और मॉडर्न फार्मिंग इस पर है। इसके लिए अभी फार्म डेवलप हो रहा है और हम ये जो लोकल ब्रीड है देहरादीन पना मुल्तान से जिसका ताल्लुक़ है, हम उसकी अफजाइश नस्ल वहाँ पे करना चाहते हैं। अच्छा, देहरादीन पर आप कर रहे हैं इसकी? जी। चाचा तालिब हुसैन, मैं आपकी तरफ आऊँगा। आप मवेशी पाल हैं, लोग बड़े जानवर पालते हैं, भैंस रखते हैं, गाय रखते हैं, आपने गोट फार्म बनाया, इसका क्या फ़र्क है? ऐसे जी ये फ़ायदा है, मैं बहुत गरीब हूँ, ठीक है। मैं बहुत गरीब हूँ, बच्चे बर निक्के निक्के हैं, मैनू इवें शौक लग गया, मैं बकरी बनाने लग ठीक गया। है। एक बकरी बनाई, एक बकरी नू मैं अपने सीने नाल ला लिया, से फिरदा रहियां अपनी मजदूरी करंदा रहियां, वो बकरी फेरती रही। ਉਹਦੇ ਚ ਅੱਜ ਅੱਲਾ ਖੈਰ ਰੱਖੇ 30 35 40 50 ਪਾਰ ਉਹ ਬਣ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਚ ਬੱਚੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸੁਖਰੀ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਪੜਾਈ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਆਖਰ ਮੁੜ ਗਰੀਬੀ ਤੇ ਹੋਈ, ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਆਣ, ਪਰ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚਿਆ, ਪੱਠੇ ਮੁੱਲ ਲਿਆਇਆ, ਚਾਰਾ ਮੁੱਲ ਲਿਆਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੈਂ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸਾਂਭਿਆ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸੋਹਣੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਖਰਾਬੀ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਬਾਈ ਰੋਕ ਤੇ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾੜ ਲਿਆਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟੀਕਾ ਲਵਾਇਆ, ਦਵਾਈਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, वो भी बात रोकते कर लिया। बहरहाल कुसत होवे बई ये अपने हजूर पाक दे फरमान है, अपने नबियां चराइयां ये बकरी रखना सबाब है। कुसत होवे साडे मुल्क बकरियां रखे, कितनियां रखे उतना फायदा, कि गरीबी है वो बकरी बनावे। अच्छा, आप कह रहे हैं जो गरीब है उसको बकरी पालनी बकरी चाहिए। बनावे। अच्छा, ये आपने एक बकरी से 40 बकरियां कितने अरसे में की हैं? ये जी 2 साल 1.5 साल बच्चा किले जमदा है, उस तो बाद अल्लाह खैर रखे किलो दुध सही पीवे, ਉਹਦਾ ਦੁੱਧ ਦੀ ਕੋਈ ਖਰਾਬੀ ਨਾ ਪਵੇ, ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਨ ਦੂਸਰਾ ਨਾ ਪਵੇ, ਉਹ ਸਹੀ ਸਲਾਮਤ ਪਲੇ, ਉਹ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਨਵੀਂ ਦੁੱਧ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। 1 ਸਾਲ 5 ਮਹੀਨੇ ਚ 4 ਮਹੀਨੇ ਚ ਨਵੇਂ ਦੁੱਧ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। अच्छा, तो एक बकरी कितने बच्चे देती है? एक बकरी ਉਹ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਬੱਕਰੇ ਦੇ ਸਾਨ ਦੇ ਮੁਤਾबिक ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ। ठीक है। ਸਾਨ ਚੰਗਾ ਹੈ ਤੇ अगर वो जम्मिया है ना बकरी 3 फल दिते हैं, उन्हें चो एक रख ला, सान रख ला, ठीक है। फिर उन्हें के लिए अग्गा सूना है, उन्हें 3 देने ने। अच्छा। अगर 2 जमीन बच्चे उन्हें 2 च एक रख ला, ठीक है। फिर वो अग्गा वधा करेगा, वो 2 करेगा। अच्छा। अग्गा बच्ची के लिए जमन गए, वो 2 जमन गए। ठीक है। तालिब हुसैन, ये बताएं कि जिन लोगों की ज़मीनें नहीं हैं वो भी बकरियां पाल के इस तरह आपकी तरह मुनाफा कमा सकते हैं? कोई किदा ही आ गया, कोई किदा ही लै गया, कोई चरा लै लिया, कहीं गरीब बंदे ना लिया, किने लै लिया चारिया। गुजारा तो करना है गरीब ने, किसी पासे भी करना तो है, हर पासे तो फसलवारी होया। अगर गरीब बंदे ने किसी पासे उस गुजारा तो करना ही है। हुण उहदे कोल होर रोजगार नहीं है तो उन्हें इहो ही करना है। नहीं, आप समझते हैं जिनका रोज़गार नहीं है वो बकरियां पाल के रोज़गार कमा सकता है? कमा सकता है, अपनी वो रोजी कर सकता है, मतलब ये उन्होंने सालत है, मतलब ये अपने बच्चे नहीं पाल सकता है, रोजी भी कर सकता है अगर निक्का माल बकरी भेड़ रखे।
अच्छा डॉक्टर साहब, मैं आपकी तरफ आऊँगा। जिस तरह तालिब हुसैन साहब कह रहे हैं कि उन्होंने 2-4 बकरियों से काम शुरू किया, एक बकरी से शुरू किया और अब उनके पास 30-40 है। 30-40 तो बकरियां इस हैं तरह इनके पास आप बेशक। समझते हैं कि आम आदमी जिसकी ज़मीन नहीं है तो वो भी बकरियां पाल सकता है? ज़्यादातर हमें प्रॉफिटेबली इसी में है कि हमारे पास लैंड अपनी हो, ठीक है। क्योंकि उसमें हमें चारे की कास्ट कम पड़ जाती है। पाल सकते हैं, लेकिन हम अगर लीज पे ले लें, रेंट पे ले लें, ये भी हम कर सकते हैं। या कोई बहुत अच्छा, ही ये पुअर चरवाहे आदमी हैं, है, मकसद जी है जी, जो चराते हैं ये नहरों के ऊपर या जी जी, जंगल में ले जाते हैं, हाँ जी, उनका क्या फ़ायदा है? उनका ये है, देखें उनके पास अपनी अगर लैंड नहीं है सर, तो वो लोग चल फिर कर अपनी बकरियों का गुजारा करवा लेते हैं, क्योंकि ये ऐसा जानवर है, इसकी फीडिंग रिक्वायरमेंट अगर देखा जाए, इसकी डेली की तकरीबन एक अच्छी एडल्ट बड़ी बकरी की 10 केजी ग्रीन फाडर या सबस चारे की ज़रूरत है सर। उसके साथ हम तकरीबन 1 किलोग्राम इसको डेली का राशन देते हैं या वंडा देते हैं। अच्छा। तो ये एडल्ट की है, अगर स्मॉल एनिमल है तो उसको आधा किलो वंडा हम दे सकते हैं, और सबस चारा 5-7 केजी तक उसके लिए काफ़ी है। अगर 3-4 एकड़ वाला फार्मर है ना सर, तो उसके लिए गोट फार्मिंग बहुत ही अच्छी, प्रॉफिटेबल और इकनॉमिकल है। क्यों? वो इसमें अपना चारा जात भी उगा सकता है और अपना एक वाड़ा भी बना सकता है। और जब इसके वाड़े की हमने कंस्ट्रक्शन करनी है, तो उसको इस रुख रखें कि ज़्यादा सर्दी भी ना लगे जानवरों को और ज़्यादा गर्मी भी ना लगे। 3-4 एकड़ वाला जो फार्मर है, वो 40 से 50 बकरियां इजीली अपने उसमें माहौल में रख सकता है। तो इनके लिए फिर वही आगे हमारी डिस्कशन में ये आएगा, जो यानी कि इनके चारा जात हैं या इनकी जो नस्लें हैं, वो जैसे कि बीतल ब्रीड के हम लास्ट उसमें हम जिक्र कर रहे थे। बीतल आसान है, बीतल को पालना आसान है, और खुराक कम इसमें लेती है? खुराक भी, इसकी खुराक 10 केजी है इसकी सर। अच्छा, 10 केजी पानी तक आप इसको यानी कि दे दें तो इसकी रिक्वायरमेंट पूरी हो जाती है। 10 केजी पर डे आप बता रहे हैं? 10 केजी पर डे आप इसको दें। अच्छा, और 10 साथ केजी भी बहुत एक ज़्यादा है। अगर एक 10 बकरी केजी 10 केजी है दे तो ज़्यादा, तो लेकिन ये छोटा अगर किसान तो बड़ा मसाइल का शिकार हो जाएगा। तो यानी कि अगर ये बेसिकली है बड़ी बकरी, अच्छा, और अगर छोटी में आप रखना चाहें उसमें आप टैडी रख सकते हैं, फिर उसकी थोड़ी सी फीडिंग रिक्वायरमेंट एज ये कम्पेयर जो टू 10 बीतल केजी आप ज़्यादा बता है। रहे हैं सिर्फ चारा ये- बता रहे हैं, ये ये टोटल चीज़ें? ना 10 मतलब केजी बहुत सारी सिर्फ चीज़ें इसकी, बकरी हाँ खाती है। बाकी इसके लिए सर आप वंडा भी है, इसको वंडा भी देना है। अच्छा, राशन में इसका जो 1 किलोग्राम वंडा दिया जाए, और 10 केजी इसकी मैक्सिमम रिक्वायरमेंट है, 10 केजी। तो उसमें आप 10 केजी में एक बकरी बीतल को, क्योंकि इसका साइज़ में टैडी से ज़्यादा है, बाकी बकरियों से ज़्यादा है, और इसकी खसूसियत ये आप पूछ रहे हैं ना पालने के लिए, तो मैं ज़्यादातर इसी बीतल को रिकमेंड करूँगा, क्योंकि ट्विनिंग परसेंटेज इसकी हमने रिकॉर्ड की है सर, 156% तक इसकी ट्विनिंग परसेंटेज है। अच्छा, हाँ, यानी कि ये ट्विंस, 2 जुड़वा बच्चे देती है। ठीक है। तो इसके अलावा अगर ट्रिपलेट्स में जाएं तो 5 to 6% तक इसकी रिकॉर्डेड है कि 3 अच्छा। बच्चे ये देगी। इस तरह से एक यानी कि जिस तरह से एक बंदा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ, तो उसने कहा जी मैं बहुत गरीब हूँ, मुताज हूँ। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उससे कुछ नहीं कहा, उसने कहा बकरियाँ पालो। तो माशाल्लाह से इसी ये तरह से बकरी वो पालना सुन्नत बकरी पाल नबवी है, सुन्नत इसमें कोई नबी शक नहीं। है, तो इसकी डॉक्टर वकार साहब आपकी तादाद तरफ भी आऊँगा। ज़्यादा आप बढ़ती है। बताएं कि पाकिस्तान में किन इलाकों में कौन कौन सी वैरायटी जो है, ब्रीड जो है मौजू हैं, और स्पेशली जो हमारे बलूचिस्तान का इलाका है, क्योंकि बलूचिस्तान में ये जो है ना ज़्यादा मैं समझता हूँ लोग बकरियाँ पालते हैं। गोट रेयरिंग के 3 सिस्टम है। एक सिंपल है ग्रेजिंग, ठीक है, एक ग्रेजिंग प्लस फॉडर। ठीक है। ग्रेजिंग मीन आप उसे छोड़ देंगे, चरने के लिए जाएगी, जिस तरह तालिब साहब ने जिक्र किया नहरों कि के ऊपर, जंगल नहरों के में, ऊपर, जहाँ से। ठीक है। और बकरी की एक बहुत अच्छी खासियत है, ये अपना जो खुराक के रिसोर्सेज को ढूंढने में बहुत तेज़ है। अगर आप भेड़ की निस्बत देखें तो ये अपनी खुराक की जो रिसोर्सेज हैं उन्हें बहुत जल्दी ढूंढ लेती है। अच्छा, पानी को ढूंढ लेगी, खुराक को ढूंढ लेगी। एक तो इसकी खुराक कम है, और अपनी खुराक अगर आप इसे ग्रेजिंग पे छोड़ दें तो अपनी खुराक जल्दी पूरा कर लेगी ढूंढ के। अच्छा, दूसरा ग्रेजिंग और फॉडर मीन आप इसे छोड़ देंगे रेंज पे, और उसके बाद ये आपका फ्लॉक जो है वो वापस घर आएगा, आप उन्हें थोड़ा बहुत चारा दे देंगे जो उसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू है उसे पूरा कर देगा। उसकी प्रोडक्शन ग्रेजिंग सिस्टम से थोड़ी सी अच्छी होगी। तीसरा सिस्टम है नोमैडिक सिस्टम। जैसे आपने बलूचिस्तान की जिक्र की, बलूचिस्तान की एक ब्रीड है, बलूचिस्तानी उसे कहते हैं, कमोरी उसे कहते हैं सर। ये जो अब हमारे बलोची भाई हैं, आपने देखा होगा कि ये जो सर्दी के मौसम में वहाँ से अपनी बकरियाँ लेके हमारे इलाकों में आ जाते हैं, पंजाब गर्म इलाकों में आ जाते हैं। गर्म इलाकों में आ जाते हैं। इनका कोई सिस्टम नहीं है, इन्होंने सिर्फ और सिर्फ ग्रेजिंग के ऊपर रखना है इसको। पहाड़ों पे चराना है, पहाड़ों चरा पे रहे हैं चराना बस। है, इलाकों पे इन्हें लेके जाना है, और इनकी कोई ज़मीन नहीं है, कोई ये लीज पर नहीं लेते, कोई चारा नहीं कोई काश्त चारा करते, नहीं काश्त ठीक करते। है। इनका सिस्टम सिर्फ ये है कि ग्रेजिंग के ऊपर इन्होंने रखना है, और इनके एक प्रॉपर रूट बने हुए हैं ग्रेजिंग के लिए। ये उस रूट से निकलते हैं उस मौसम के अंदर,
मतलब ठंडा मौसम में तो ये अपना इलाका छोड़ देंगे, गर्म इलाका जात की तरफ मूव करेंगे जहाँ पे इन्हें चारा जात आराम से मिल जाते हैं, और फिर उसके बाद ये उस सीज़न को गुजार के वापस अपनी जगह पे चले जाते हैं। जैसे मौसम ठीक हुआ तो फिर ये वापस चले अपनी गए। वापस। तो ये जो डेजर्ट है, जिस तरह हमारा चोलिस्तान है, जिस तरह हमारा ये थल का इलाका है, तो यहाँ पर कौन सी वैरायटी है यहाँ जो पे ज्यादा, क्योंकि ये भी एक वसी रकबा है जो खाली पड़ा है, वहाँ घास चारा नहीं हो सकता, जी। अलबत्ता कोई पौधे शौधे जरूर होते हैं जी। तो इसके लिए कौन सी वैरायटी आप समझते हैं? सर नाची, नाची, डेजर्ट एरिया में नाची लोग शौक से पालते हैं। अच्छा नाची का इतना अच्छा मीट प्रोडक्शन नहीं है, लेकिन मिल्क प्रोडक्शन के लिए ये अच्छी है, दूध के लिए बहुत अच्छी है। और दूसरा इसकी जो स्पेशल कैरेक्टर, जैसे डॉक्टर साहब ने बताया कि ये डांसिंग गोट है, इसकी जो वाक है वो डांसिंग शौक के तौर पे लोग अच्छा, इस्तेमाल करते हैं। शौकिया शौकिया लोग। दूसरी जो हम देखते हैं कि वो राजनपुरी, बीतल की एक सब स्ट्रेन है राजनपुरी। राजनपुरी की बड़ी मांग है वैसे जी सर, मतलब उसका आजकल जो शहरों में लोग राजनपुरी को नुकरा बड़ा पसंद नुकरा करते हैं। वो सफेद रंग की वजह से। बीतल के यानी कि ब्लैक स्ट्रेन में भी आ गया सर, इसमें भूरे कलर में भी आ गया, ब्राउन कलर में, इस तरह से एक वाइट कलर का भी स्ट्रेन है। तालिब हुसैन, आप बताएं, आप दूध बेचते हैं या बकरियां बेचते हैं, क्या करते हैं? कल मतलब कोई जरूरत हुई तो बेच लिया, नहीं, कुर्बानी के लिए कुर्बानी करते हैं या वैसे बेचते कुर्बानी हैं? ते बेचिया, अच्छा, जो भी हिसाब दा बेचिया, कुर्बानी ते बेचिया या आगे पीछे बेचिया तो अपनी गुजारत करनी तो है। नहीं, गुजारा आपको मुनासिब कीमत किन दिनों मिलती है? कुर्बानी पे मिलती है या पहले आगे पीछे भी हो जाता रेट? जी खाता लेखा बांस हो तो था ही आ बांधा है, अच्छा, या पहले बेच लवेगा तो वह गल है, अगा बेचेगा कुर्बानी दे उत्ते ते ए है भाई वो थोड़ा जा मतलब इकट्ठे आ जाएंगे, थोड़े जे मतलब जरूरत होवे सी 5 दी 10 बन जाएंगे, वो तो जरूरत थोड़ी जी अपनी तेरी गलती खत्म हो जाएगी। अच्छा, उनको खुराक क्या करते हैं? मकसद आप क्या खिलाते हैं ज़्यादा जिससे उसका वजन बढ़े, दूध बढ़े? कौन सी खुराक देते हैं? यार, बाहर चरने की दूध बढ़ना है ते की खुराक को दी बढ़नी है तो साहब जी सिर्फ चराते हैं बस? हाँ मतलब वंडा शंडा नहीं देते? सब बनिया तनिया ते नहीं, खा वंडा लिया। नहीं देते? हाँ वंडा नहीं खिलाते? बंडा ये मतलब एक किधर डिठा मौसम खराब हुई मतलब ना चारा लभ्या उसने बंडा भी खवा लिया। छोटा किसान, उसका बड़ा मसला होता है कि उनकी जो जिनास है उसकी कीमत ठीक नहीं मिलती। बकरियों में कोई ऐसा मसला है, कीमत मुनासिब मिलती है या कम मिलती है? मुनासिब मिल जाती है, कम मिल गई, मुनासिब मिल गई, कि भी वो सोना हो उस हिसाब नाल कितना दा वजन हो या उहदे मुताबिक हिसाब नाल मिल गया, मतलब वो 5 किलो है 5 किलो हिसाब मिल गया। अगर तो किन्ने ये वजन के हिसाब से आप बेचते हैं? हाँ नहीं आप मतलब वजन हिसाब नाल वेख गया, किन्ने व्यापारी ने लेना उन्हें तो अपना वजन तोलते लेना है, उन्हें तो अपना वजन वेखना भाई मैं इन्हू 25 किलो च ले जाना, इन्हू मैं 20 किलो च ले जावा, 18 किलो च ले जावा, ता मेरा मतलब तालिब हुसैन देखे बाजार में बकरे गोश्त 1500 से कम नहीं मिलता, हाँ तो आपको 1500 रुपए फी किलो रेट मिलता है? नहीं आपका बकरा अगर 20 आपको नहीं पता, नहीं मिलता, कम मिलता है? कम मिलता है। अच्छा डॉक्टर साहब, आप बताएं, ये जिस तरह हमारे मवेशी पाल भाई हैं, जी सर, ये कुर्बानी के लिए जानवर पालें या वैसे आप समझते हैं कि दूध के लिए पालें, कौन सा ज़्यादा फ़ायदा है? क्योंकि कुर्बानी तो यकीनन हम देखते हैं कि जनूबी पंजाब से, बलूचिस्तान से एक बड़े लेवल पर जानवर कराची और लाहौर और बड़े शहरों की तरफ जाते हैं, ज़्यादा फ़ायदा किस में है? ज़्यादा मैं तो सर यही रिकमेंड करना चाहूँगा कि कुर्बानी के लिए हम ज़्यादा से ज़्यादा पालें। तो प्लस ये है अपनी ज़रूरियात के लिए भी जानवर रखे जाते हैं उसमें, यानी कि आप उनसे जो बच्चे हैं वो उनसे लेते जाएं, आगे जो आपका एडल्ट स्टॉक हो या ज़्यादा एज में जा रहा हो या मिसाल के तौर पर कोई ज़्यादा जिनकी एजेस हो जाती हैं उनको हम फिर आगे स्लाटर पर्पज़ के लिए या मीट पर्पज़ के लिए भी दे देते पूरे हैं जो ओल्ड हो गए, ओल्ड हो अपनी गए। उम्र पूरी की हाँ, खड़े हैं। अगर खुदा न खास उसमें कोई इशू आ रहा है जानवर का, क्योंकि बीमारी तो हर एक के साथ है ना, कोई खुदा न अच्छा, खास ये बीमारियों में आपने बड़ी सी बात की है, जी जी सर। कौन कौन सी बीमारियां मकसद आती हैं हाँ, और सर, उसका मुकाबला कैसे किया जा सकता है? हमारे तो उसके लिए जो लाइफ स्टॉक डिपार्टमेंट है, क्या कितने एक्टिव है, जी जी ये ज़रा तफसीलन बताएं। सर, हमारे पास बीमारियों का एक वैक्सीनेशन शेड्यूल है। ठीक है, हमारी मोबाइल टीमें, हमारे वेटनरी डॉक्टर्स, हमारे यानी कि अफिसरान हर वक्त 24 आवर्स मोबाइल रहते हैं फील्ड में। एमरजेंसी कॉल पे 24 आवर्स महकमे की तरफ से फ्री ऑफ कास्ट सर्विस ऑफ डिलीवरी दी जा रही। तो बीमारियां जो हैं बकरियों की, उनमें सर ज़्यादातर हम कहते हैं बकरी बीमार ना हो, क्योंकि अगर आप अच्छी मैनेजमेंट करें, अच्छी हाउसिंग करें, अच्छी तरह से जानवर पालें तो उसमें बीमारी के चांसेस कम हैं। हाँ, कैसे कम है? उसमें यह है कि हमारे पास एक वैक्सीनेशन शेड्यूल है सर। अच्छा, बीमारियों के खिलाफ आने से पहले बीमारी आने से पहले हमने जानवरों को सर वैक्सीनेशन करवा लेंगे।
ज़्यादातर इनमें वैक्सीनेशन जो है अंतड़ियों का जहर है सर, ईटीवी है, उसके अलावा एंथ्रैक्स है, गोट पॉक्स है, उसके अलावा जो है फुट एंड माउथ डिजीज़ है जिसमें मुंह खो रहा है, काफ़ी इकोनॉमिक लॉस होता है उसमें। ठीक है। तो वो हम ज़्यादातर इसमें जो है वैक्सीनेशन स्केजुअल तकरीबन यूँ समझ लें सर, हर 1 से 1.5 माह में ना ये वैक्सीन शेड्यूल वैक्सीन हो जाती रिपीट है। हो जाता है। एनिमल का एक रिकॉर्ड है सर, ठीक एक डेटा है, एक सेंसस है। तो उस सेंसस के मुताबिक, उस रिकॉर्ड के मुताबिक, उस फार्मर के मुताबिक, इवन के हमारे इतने भी है कि उसको फ़ोन पे ही मैसेज आ जाता है कि जी आपके जानवरों की वैक्सीन हो गई है। अच्छा। तो उसके अलावा हमने अपने यानी कि जो हॉस्पिटल्स में अमला स्टाफ काम कर रहा है, उन्होंने भी अपने डोर स्टेप फार्मर्स को, बकरियों को, भेड़ों को, गाय मजू जो भी लाइव स्टॉक रखा हुआ है उनको जाके डिलीवरी ऑफ सर्विसेज दे रहे हैं और वैक्सीनेशन कर रहे हैं। और बल्कि जो हमारी अब रिसेंटली हुई हैं वैक्सीन्स, उसमें इनके यानी कि मार्कर्स भी यूज़ होते हैं और टैगिंग भी यूज़ होती है, कलरिंग भी यूज़ करते हैं कि ताकि, और उनका पूरा डेटा एंटर किया जाता है, डेटा, फ़ोन नंबर, मोबाइल नंबर और उनका प्लस जो है आईडी कार्ड नंबर, ये एक यानी कि आपके प्रॉपर पास एक पूरा डेटा रिकॉर्ड होता मौजूद है, है। पूरा डॉक्टर डेटा होता है। वकार साहब, आपकी तरफ आऊँगा, ये जो गाय भैंस है उसमें बीमारियां ज़्यादा आती हैं या बकरियों में ज़्यादा आती हैं? और ये बताएं कि जो बकरियों में ख़तरनाक बीमारी कौन सी है जिससे जो हमारे मवेशी पाल भाई हैं उनका ज़्यादा नुकसान होता है, ताकि उसके बचाव के लिए वो, जिस तरह डॉक्टर साहब कह रहे थे, हिफ्ज़ मातकद्दुम पहले वैक्सीन करा लें। जी, जैसे डॉक्टर साहब ने बताया कि दो बीमारियां जो कि वबा के तौर पे फैलती हैं बकरियों में, एक अंतड़ियों का बुखार जिसे ईटीवी कहते हैं, दूसरा पीपीआर प्लोरोनमोनिया, ये बहुत कॉमन है। और सबसे जो मुल्हिक बीमारियां ये दो ही समझी अच्छा, जाती ये हैं। ख़तरनाक है आप जी, समझते हैं। खतरनाक ठीक है। इनकी वैक्सीन, जैसे डॉक्टर साहब बताएंगे, लाइफ स्टॉक डिपार्टमेंट आफ्टर 6 मंथ, आफ्टर 1 ईयर ये रिपीट होती हैं ईच एनिमल को। इनका सेंसस के अकॉर्डिंगली हर फार्मर को इससे नहीं देखा जाता कि वो छोटा फार्मर है, बड़ा फार्मर है, या उसके पास एक बकरी या 2 बकरी, उनको हिफाजती टीकाजात लगाए जाते हैं। अच्छा। अच्छा, इसकी जो हिफ्ज़ मा तकद्दुम है या इनकी जो प्रोफाइलेक्टिक मेजर्स हैं वो ये हैं कि फार्मर्स को देखना चाहिए कि जब वो नया अगर जानवर लेके आ रहे हैं मंडी से, किसी भी जगह से अपना वो जानवर लेके जा रहे हैं, उसको एक हम क्वारंटाइन में रखें, मीन के उसे 7 दिन के लिए अलहदा से रखें, उसे देखें कि उसके अंदर कोई बीमारी तो नहीं है, ताकि वो आपके दूसरे जानवरों में दूसरे जानवरों में ना जाए। एक इसका ये सबसे बेहतरीन तरीका ये है। दूसरा, अगर बीमारी आ जाती है तो उसका प्रॉपर वेटनेरियन से इलाज कराया जाए और प्रॉपर मकसद आप घर बैठ के अपने टोटके इस्तेमाल ना करें। जी, मतलब प्रॉपर डॉक्टर को या बिल्कुल, लाइफ स्टॉक डिपार्टमेंट को बुलाएं, इन्फॉर्म करें और वो उनका आके इलाज करें अपने टोटकों से आवाज, क्योंकि ये बीमारी है मतलब वबा के तौर पे फैलती है। अगर आपके फ्लॉक में आ गई है, एक फार्म पे आ गई या एक जगह पे आ गई है, तो ये वबा ऐसे है कि जैसे अब एक से दूसरे से दूसरे तीसरे को। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बड़ी अच्छी आपने बात की। यहाँ पर ये भी बताएं, क्योंकि बड़ा ज़रूरी है कि हमारे बहुत सारे जो किसान भाई हैं, ये अपने बड़े जानवरों में, जहाँ भैंस है, गाय है, बड़े जानवर रखते हैं, वहाँ थोड़े थोड़े बकरियाँ भी रख लेते हैं। जी, तो इसमें क्या है, कुछ मसला ज़्यादा तो नहीं है कि उसकी बीमारियाँ इनको आ जाएँ? कुछ बीमारियां हैं जैसे मुंह खुर, पॉक्स, शीप पॉक्स, और ये बड़े जानवरों से छोटे को शिफ्ट होती है? बड़े जानवर से छोटे जानवर को, छोटे जानवर से बड़े जानवर को शिफ्ट हो सकती है। अच्छा, हो सकती है जी। यानी कुछ यही डॉक्टर साहब का यही सही है सर, कुछ जूनोटिक डिजीजेज हैं, जूनोटिक एंड इन्फेक्शियस, यानी कि जो एक से दूसरे को ट्रांसमिट हो जाती हैं। तो आप क्या समझते हैं उसका हल अलग अलग रखना है? उसके हल अलग-अलग रखें, क्वारंटाइन करें। नहीं, बहुत सारे लोग जो है ना नहीं रख सकते, नहीं रख उनके पास सकते, जगह नहीं होती, जगह की इकट्ठे कमी एक होती ही है। कमरे में, बल्कि सर्दियों में देखते हैं कि बड़े जानवर और बकरियां एक ही उसमें बंद कर देते हैं। जी, वही है इसका फिर वैक्सीनेशन शेड्यूल जो है सर, स्केजुअल जो है प्रोफिलेक्टिव के तौर पे वो लाजमी फॉलो किया जाए। जैसे जनवरी में और जुलाई में हम एंटीरोटॉक्सिन में, जैसे ये अंतड़ियों का जहर है, ये काफ़ी डेंजरस है, मोहलक मर्ज है, इसमें जनवरी और जुलाई में हम जानवरों में एंटीरोटॉक्सीमिया या अंतड़ियों का जहर इसकी वैक्सीन कर देते हैं। और फरवरी अगस्त में हम देखें तो एंथ्रैक्स की या गोट पॉक्स की वैक्सीन करते हैं, और उसके साथ फुट एंड माउथ की कर देते हैं, क्योंकि ये थ्रू आउट जैसे पेंडेमिक होती है इस तरह से, तो इन फुट एंड माउथ डिजीज़ जो है फरवरी अगस्त में करते हैं। और मार्च सितंबर में हम फिर गोट पॉक्स या इसकी चीचा की वैक्सीनेशन करवा देते हैं, और मई नवंबर में
फिर तो हम पूरे साल का जिस तरह पुनर्नमूना, आपने यानी कहा कि शेड्यूल पूरे बनाया साल हुआ का, है। और जुलाई दिसंबर में फिर हम ईटीवी करवा देते हैं। अच्छा। ये यानी कि एक प्रैक्टिकली हम अपने फार्म्स पे तो या आप क्या वैसे समझते हैं इसको एवरेज कितनी इनके मवाद है, एवरेज आप समझते हैं बकरियों की सर कितनी? देखा जाए तो 5% 10% एडमिसिबल है। अगर आपके पास एक फ्लाक है, आपके पास 1000 एनिमल है चाहे 500 एनिमल है, 5-10% एडमिसिबल है, इतनी एक उनमें मार्टेलिटी हो सकती है या हो जाती है। तो इसलिए मार्टेलिटी को बचाने के लिए हम एक कंट्रोल्ड ब्रीडिंग का प्लान तैयार करते हैं सर। अच्छा। कंट्रोल ब्रीडिंग में ये होता है कि सर हम अपने नर को मादा से अलग रखते हैं। अच्छा। यानी कि कंट्रोल ब्रीडिंग में हम जानवरों के पास अगर जाएं तो जो अगस्त में सितंबर में हम करवाते हैं सर, 15 सितंबर से लेकर 31 अक्टूबर तक, और इधर से 15 मार्च से लेकर 30 अप्रैल तक हम इनमें मेल बक्स छोड़ते हैं। नहीं तो हम इनको ग्रेजिंग पे अलग भेजते हैं, उनको फीमेल से अलग सेपरेट रखते हैं ताकि इनका आपस में मिलाप ना हो। मिलाप। अच्छा, एक और भी बड़ा सवाल है यहाँ पर, ये जो छोटे बच्चे हैं, जी जी सर। जिस तरह आपने कहा कि कुछ बकरियां, जिस तरह आपने कहा बीतल है, ये 3 बच्चे तक भी जाती है। तो अक्सर होता ही है कि 2 बच्चे मार जाते हैं या 1 मार जाता है, मगर बच्चों की मवाद ज़्यादा है। इसको बचाने के लिए, महफूज करने के लिए क्या तरीकाकार अख्तियार करना चाहिए? सर इसको बचाने के लिए यही है, मैं फिर कहूँगा जो हमने कंट्रोल ब्रीडिंग प्लान बनाया हुआ है। अच्छा। कि क्योंकि थ्रू इसकी वजह भी वही है। हाँ, इसकी वजह भी है। देखिए बच्चे मरते हैं ज़्यादा सर्दी से, ठीक है, या ज़्यादा गर्मी से, तो क्यों ना हम प्लान ही अपनी ज़िंदगियों में या अपने लाइफ स्टॉक में या अपने पास जानवरों में वो लेके आएँ ताकि जानवरों की शरह अमवात जो है वो कम से कम हो। अगर हमने मेटिंग प्लान या उनका जो कंट्रोल ब्रीडिंग प्लान नहीं तय किया तो उसकी वजह से बच्चे आगे ऑफ सीजन में आएंगे, या सख्त सर्दी होगी सर, या सख्त सर्दी होगी या सख्त गर्मी होगी, तो उसकी वजह से हम बात हो सकती है। तालिब हुसैन, आप बताएं कि ये जो महकमा लाइफ स्टॉक के डॉक्टर्स हैं, ये आपकी मामलत करते हैं, वैक्सीनेशन करने आते हैं? रूटीन दी आते ने यार, मतलब ये कोई ऐसा अचानक से बन जाता है, माल हर्जा जाता है, फोन कर देने आ जा ला जा। अच्छा, फिर पैसे लेते हैं? ना, पैसे नहीं, फ्री? फ्री। अच्छा, तो आपकी क्या बकरियों में ज़्यादा अमवात किस चीज़ की है? बच्चों की है, बड़ी बकरियों की है, किस चीज़ की है? बच्चे जी वो बच्चे क्यों मरते हैं? बच्चे जी मरदे ने उदन बच्चा मरदा है जेड़ा बकरियां अगा पिछे नवियां हो जाने ना करांदे ने, वो फिर आ जाते हैं सर्दी च, 12वें च, पहले च, दूसरे च, 11वें च। उसले सर्दी का थोड़ा जा मसरूफ होंदा, जोर होंदा है, ਉਹਦੇ चो बच्चा थोड़ी तंगी होंदा है। तो जेड़ा बच्चा मतलब अपना मौसम के लिहाज नाल बकरियां कजाओ, मौसम के लिहाज नाल कजाओ, तो मौसम के लिहाज नाल सोण, वो फल नहीं मरता। अच्छा, वो नहीं मरता? वही सर जो ओ साले कितने होंगे ने बच्चे फिर? हाँ, वो एक वो एक होंगे, फिर उधर तादाद घटती उधर है? त्यात अगर दूसरी नहीं बता सकेंगे। अच्छा। हाँ, अगर वो मतलब बच्चा बचाना होवे फिर दूसरी त्यात नहीं बता। अगर फिर गर्मी के विच भी बहुत हो जाए, मतलब तू करना है, और गर्मी के विच आ तो फिर वो सूपा भी आ बच्चा जंप पाता। फिर वो गर्मी के विच उन्हें छां ते तेनू बड़ी कोसत पानी ते छां ते उन्हें रखना चाहिए। धूप में फेरन जाना? हाँ, फिर बच जाता। अच्छा, हाँ, डॉक्टर साहब पानी- आपको ये बताएं कि जिस तरह ये बड़ी अच्छी गुफ्तगू हो रही है आज, जी जी। ये अब जदीद फार्मिंग आ गई है, और बड़े बड़े शहरों में अगर हम देखें तो वहाँ पर जो बकरे का गोश्त है वो उनके अपने गोट फार्म है जी। और शहर में सबको पता है कि ये गोश्त की सप्लाई करते हैं और बड़ा साफ़ सुथरा है, और वो मार्केट से 200-300 रुपए किलो महंगा गोश्त मिल रहा है। तो इसमें आम जो हमारा मवेशी पाल भाई है उसको तो इतना फ़ायदा नहीं होता जितना ये जिद्दत जिन लोगों ने अख्तियार की है वो फ़ायदा उठाते हैं। सर ये कंट्रोल फार्मिंग, कंट्रोल शेड फार्मिंग जिसे हम कह रहे हैं कि मॉडर्न फार्मिंग जो हो रही है, ये इसमें अब ये अच्छी बात है, इकोनॉमिकली अगर देखा जाए तो अच्छी बात है कि जो बड़े फार्मर्स हैं वो इस तरफ आ रहे हैं। अगर ये ज़्यादा हो जाते हैं ये फार्मिंग, मॉडर्न फार्मिंग, जो कि यूनिवर्सिटी की बहुत कोशिश है कि इसको इस जो फार्मर्स हैं, जो कि इन्वेस्टर्स हैं, उनको इस तरफ लाया जाए, मॉडर्न फार्मिंग की तरफ, ताकि इससे प्रोडक्शन ज़्यादा होगी, आपका रेट लेवल पर आ जाएगा। दूसरा, अगर आपकी हमारी प्रोडक्शन उससे हमारी ज़रूरियात भी पूरा होंगी, और अगर हम इसे इंटरनेशनल लेवल तक ले जाते हैं प्रोडक्शन को, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंगली, ISO के अकॉर्डिंगली कर लेते हैं अपनी गोट प्रोडक्शन को, तो हम एक्सपोर्टर भी बन सकते हैं। अनफॉर्चुनेटली कहना पड़ता है कि इंडिया इज़ द 3rd लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ हलाल मीट, जबकि पाकिस्तान गोट फार्मिंग में या गोट पॉपुलेशन में 3rd इन सब कंटिनेंट है। 1st इज़ चाइना, 2nd इंडिया और 3rd पाकिस्तान है। लेकिन हमारा गोश्त एक्सपोर्ट नहीं होता, हलाल मीट।
हलाल मीट इंडिया एक्सपोर्ट कर रहा है। उसकी वजह ये है कि हमारे जो छोटा फार्मर है वो इसके ऊपर इतनी इसकी जो प्रोडक्शन है वो उतनी ले ही नहीं सकता जो ऑप्टिमल है। उसके लिए जैसे तारिक साहब कह रहे हैं कि अर्ली मोर्टेलिटी, अर्ली बच्चों की जो मोर्टेलिटी है वो बहुत ज़्यादा है, उसकी मैनेजमेंट नहीं है। इट्स नेचुरल कि हम बकरी से 2 बार बच्चे लें 1 साल के अंदर, क्योंकि उसका 5 महीने का ब्रीडिंग सीजन है, उसके बाद उसने फिर बच्चा देना है। तो हमें ये ऑप्टिमल कंडीशंस हैं कि हमें उसे, अगर वो ट्विंस दे रही है तो हमें साल के अंदर 4 बच्चे लेने चाहिए। अच्छा, ये एक नेचुरल प्रोसेस वक्फा नहीं देना चाहिए। वक्फा नहीं देना चाहिए। अच्छा, अगर हम उसे मैनेज कर सकते हैं तो। ठीक है। जिस तरह के कंट्रोल शेड और मॉडर्न फार्मिंग में हो रहा है, वो बच्चों को माँ से अलहदा कर देते हैं, प्रॉपर उनका इन्वायरमेंट, प्रॉपर टेम्परेचर, प्रॉपर उनकी फीडिंग, ड्रिंकिंग अगर उन्हें करेंगे तो वो बच्चे बच जाएंगे, कोई मोर्टेलिटी नहीं होगी उसके अंदर। 1%, 2%, 5%। अच्छा, ये आप मॉडल फार्मिंग की बात कर रहे हैं या कंट्रोल फार्मिंग की बात कर रहे हैं, तो इसमें अगर कोई 10 बकरियां या 20 बकरी रखते, छोटे लेवल का करता है, तो कितनी एक बकरी की जगह आप रखते हैं और किस तरह कंट्रोल फार्मिंग कर सकते हैं? वो 12 से 14 स्क्वायर फीट है। अच्छा, यानी कि इसका सर कवर्ड एरिया 10 फीट हो, अच्छा, 12 फीट हो, और इसको हम मल्टीप्लाई बाय 2 कर दें तो हमारी ये उसकी स्क्वायर फीट जगह निकल आती है, यानी कि ओपन और क्लोज। यानी छता हुआ अगर एरिया 12 फीट है तो हमारे पास ओपन इसके लिए 24 फीट होना चाहिए, मुरब्बा स्क्वायर फीट। तो उसमें ये जो है इस हैबिटेट में ना एक बकरी हम पाल सकते हैं, इतनी स्पेस में वो इजीली फिर सकती है। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताएंगे गोश्त जो मार्केट में बिकता है वो कौन सी वैरायटी है जिसका ज़्यादा लोग गोश्त पसंद करते हैं? ज़्यादातर हमारी खपत ये देसी जो एनिमल्स हैं, ब्रीड्स हैं, उनमें आ जाती हैं। लेकिन अगर कोई अपने जैसे अपने उसके लिहाज से शरई तौर पे हम अपने घर में अकीका करते हैं या खैरात करते हैं या उसके लेते हैं, तो लोग ज़्यादातर बीटल ब्रीड्स या टैडी ब्रीड, उसके अलावा दूसरे मीट पर्पज़ के लिए जो है दायरा-दीन पनाह कोई दूसरे ब्रीड्स कोई भी यानी कि ये स्लाटर कर लेते हैं। तो अच्छी तो ये है कि हेल्दी एनिमल हो, अच्छा जानवर हो, उसका टेस्ट एक वेल डेवलप्ड और बहुत ही अच्छा टेस्ट होता है इसका। तो इसमें हम अगर देखें सर, आप जो थोड़ी देर पहले हमारी डिस्कशन थी कि एक हमारे पास बच्चा आया है, पैदा आया है, यानी कि उसमें ट्विनिंग है या ट्रिपलेट है, तो उसकी जो पैदाइश के वक्त उस बच्चे का वज़न है ना सर, वो जो हमारे पास रिकॉर्डेड है बीतल में, वो जो मेल है सर उसका 3.8 kg है, यानी कि 4 kg तक इसका बर्थ वेट है, और जो फीमेल है उसका 3.5 kg तक वेट है। जो ये चाचा तालिब भी और डॉक्टर साहब ने भी अच्छी बात की, अर्ली मार्टेलिटी होती है। क्यों होती है? जो पहला दूध है सर, जो क्लास्ट्रम है, जो बोली है, सबसे पहले जानवर को वो पिलाया जाए और वो 3 से 4 दिन तक उन थनों में रहता है। उसमें नेचुरल एंटीबॉडीज़ हैं, जो वो पीता है, इनगल्फ करता है, ये एक पैसिव इम्यूनिटी आ जाती है, यानी कि वो माँ के थ्रू बच्चे को उसकी इम्यूनिटी आ जाती है। तो इसमें अगर जो पहली बोली या नारा जो है या क्लास्ट्रम जिसको कहते हैं वो पी ले, ये बताएं जिस तो तरह डॉक्टर साहब बता रहे हैं, वो जो बोली है वो आप जानवर को पिलाते हैं, बच्चे को नहीं, या खुद पी जाते हैं? नहीं, ये किड़िया अगर बोली है ना, वो जानवर नहीं पिलानी चाहिए, नहीं पिलानी चाहिए, वो कहते पिलानी चाहिए। अगर ਉਹਨੂੰ ਪਿਲਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਏ, मतलब जानवर ਨੂੰ ਪਿਲਾਏ ਨਾ ਤੂੰ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁੜ ਪਾ ਲਾ। बच्चे नहीं पिलानी है। अगर बच्चे ਨੂੰ ਪਿਲਾਉਣਾ ਹੈ ਤੇ ਬੱਚਾ ਪੀਵੇ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਦੁੱਧ ਦੇ ਉਹਨੂੰ ਤੂੰ ਗੁੱਟਿਆ ਨਾ ਤੇ ਉਹ ਸੀਰ ਸਿੱਧੀ ਆਂਦੀ ਏ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਟੁੱਟਦਾ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਪਿਲਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿਹੜੀ ਸੀਰ ਥੱਲੇ ਆਂਦੀ ਏ ਨਾ, ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਖਿੰਡਦਾ ਨਹੀਂ, ਉਥੇ ਇਕੱਠਾ ਤੇ ਡਿੱਗੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਪਿਲਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਦੁੱਧ ਸਹੀ ਹੋਵੇ, ਮੁਗਾਟਾ ਵੀ ਸੱਕ ਹੋਵੇ ਸਹੀ, ਉਹ ਪਿਲਾਓ, ਉਹ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪਿਲਾਓ। ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ 'ਚ ਅੰਦਰ ਮੈਦ ਹੈ ਨਾ, गर्भत सारी कुछ गंदी है, वो निकल जाती। तो वो किधर करिए जरा पहले दूध आ रहा है, जरा नहीं टुट रहा, तुसी कह रहे हो वो तले चो दिता, तले चो दिता, तले चो दिता। अगर वो कड़ा दूध मतलब बच्चे का पियावन दा नहीं है, उन्होंने तले चो दो, वो मतलब बच्चा उन्होंने नहीं पिवाना चाहिए। केड़ा बिल्कुल घाटा होंदा, बिल्कुल मतलब डिगी ला। तुसी कहंदे कि वो बकरी दे बच्चे नहीं पिलाना चाहिए? नहीं पिलाना चाहिए, जरा घाटा है। हाँ हाँ, अगर किलो उन्होंने पीछे हटावेगा, उस बाद थोड़ी चो लेगा, उस बाद बच्चे ने लिया, उन्हें चबा के मरा, थोड़ा दुध रह जाए उसे चबा के मरा, और बच्चा चबा के मरे सी, कि अंदर गमैस है ना, गंद सारा वो बाहर निकल जाता है।
उस दूध की वजह तो और दूध की वजह तो वो कुदरत दी ताकत है और रब जानता तो वो मैं नहीं जानता। तालिब साहब अंडरस्टैंड नहीं कर सके, वो वही अपनी जबान में हाँ, बताना ठीक चाह है। रहे हैं, वो ताकत है दूध, हाँ। और उससे जो है ना जानवर की इम्यूनिटी आती है। हाँ। यानी कि पहली धारें ये कहना चाह रहे हैं कि अगर उसको जस्ट फॉर सकलिंग करता है ना बच्चा, तो उसको एक दफ़ा धार मार के चो के देख ले कि उसमें फुटकड़ियाँ तो नहीं है या वो तो नहीं है। लेकिन जो पहला क्लास्ट्रम है ना सर, वर्ल्ड वाइड, चाहे लार्ज एनिमल हो चाहे स्मॉल हो, उसमें नेचुरल एंटीबॉडीज़ हैं, और जब वो बच्चा पी लेता है ना तो उसके अंदर एक कुदरती तौर पर अल्लाह ताला ने एक ऐसा माँ के सिस्टम दूध रखा है, में जिस माँ तरह के अल्लाह दूध ताला में ने जो मुझे अल्लाह ताला ने ताकत रखी है। ताकत रखी है, तो वो बंदा काफ़ी बीमारियों से, वो बच्चा जो है ना अच्छा महफूज हो डॉक्टर साहब, जाता है। ये डॉक्टर वकार साहब ने बड़ी सी बात की है कि हम एक्सपोर्ट नहीं कर रहे, जी सर। हलाल मीट भी हम एक्सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। हालांकि हमारे पास तो बहुत ज़्यादा, आप जिस तरह कह रहे हैं, कुर्बानी पे लाखों जानवर लाखों जानवर आते कुर्बान हैं। होते हैं, फिर अगले साल उससे भी डबल हो जाता है। मेरे नॉलेज के थ्रू जो हमारे लाहौर में स्लाटर हाउस हैं सर, शाहपुर कांजरा वाले, बड़ा सिस्टमेटिक है उसका तरीक़ाकार, और स्लाटरिंग भी उसकी यानी कि वो थ्रू मशीन्स होती है सारी, यानी कि जानवर आता है केज में और उसको छुरी फिरती है तकबीर की तरह, तो उसके बाद इसकी चेन्स लगी हैं, हुक्स लगी हैं, तो एनिमल्स को यानी कि उस हुक्स के थ्रू, जैसे कसाई ने गोश्त लटकाया होता है तो इस तरह से लटके होते हैं, तो वो सारा उन्होंने हमें बताया था जो उधर होस्ट वो है, एक्सपोर्ट आ रहा था। वो एक्सपोर्ट वाला था, कहते हैं ये हम वैसे चाइना एक्सपोर्ट भेज में रहे हैं। कौन सी जो ब्रीड हमारी पाकिस्तानी जो ब्रीड है, कौन सी पसंद की जाती है? एक्सपोर्ट में ज़्यादा देखें सर, हम ज़्यादातर मटन के दिलदादा होते हैं, लेकिन जो फॉरनर हैं वो ज़्यादा बीफ को पसंद करते हैं। तो हमारे वो पास कहते beef हैं भी वो तो बहुत हमारा है। बीफ जो है, हम ज़्यादातर ये कहते हैं ना छोटा गोश्त हो, मटन हो, ये हमें ज़्यादा, लेकिन वो कहते हैं हमें बीफ ज़्यादा हो, और बीफ की क्वालिटी बाहर जाती है सर, एक्सपोर्ट होती है, और वहाँ से हमें 3-4 साल पहले जो हमने विज़िट किया था, वो इसमें दिखाया गया था कि जी जो ये मीट है, ये उन्होंने बताया था ये चाइना को जा, बल्कि आज के इस प्रोग्राम की तवज्जो से, इस डिपार्टमेंट के तवज्जो से, या आपके तवज्जो से हम यही यानी कि सब पैगाम देना चाहेंगे एज ए वेटरनेरियन भी या एज ए मैनेजर भी, कि ज़्यादा से ज़्यादा जानवर रखें, ज़्यादा से ज़्यादा बकरियां पालें, क्योंकि ये नाकदावर काम है सर, कैश वाला काम है। जानवर उधार पे नहीं बिकता, जिसने बेचना है उसने अपनी ज़रूरत को बेचना है, या आगे उसकी डॉक्टर वकार मल्टीप्लिकेशन साहब, करनी जिस है। तरह डॉक्टर साहब बता रहे हैं कि किसान का बैंक भी बकरी को कहा जाता है। जी भाई जब ज़रूरत पड़ी, कोई घर में बीमार है, पैसों की ज़रूरत है, कहीं जाना आना है, तो बकरी बेचो और अपनी ज़रूरत पूरी कर लो। जी। तो इसमें आप क्या मशवरा देंगे भी कैसे हमारे जो छोटा किसान है वो क्या पाले और किस तरह अपनी बकरियों की देखभाल करे? सब बकरी को गरीब की गाय कहा जाता है। गरीब की गाय का मतलब है कि वो, एक तो बकरी पालना, जैसे डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि बकरी पालनी चाहिए। दूसरा इसका जो, जैसे मैंने पहले बताया कि अपने न्यूट्रिटिव रिसोर्सेज खुद पूरा कर लेती है। आप बकरी को छोड़ दें, बड़ा आसान है पालना। बड़ा आसान है पालना इसे। गरीब फार्मर जिसके पास कुछ नहीं है, कुछ ज़मीन नहीं है, सिर्फ एक बकरी रख ले, इंशाल्लाह अल्लाह ताला ने उसमें इतनी बरकत देनी है कि वो अपने जो घर का सर्कल है वो चला सकेगा। दूसरा, ये नेट कैश है आपके पास। फार्मर्स को चाहिए कि ये बकरी गोट फार्मिंग या बकरी पालने को सुन्नत तरीके से समझते हुए उसे अपनाएं, और उसकी तरफ आप दूसरों को भी हम राग़िब करें। राग़िब करें। तालिब, आप बताएं कि क्योंकि आपके पास सिर्फ बकरियां हैं, तो आपके घर में बीमारी भी होती होगी, बच्चों ने शादी खुशी पे भी जाना होगा, आप अपने बच्चों की शादियां भी करते होंगे, तो क्या करते हैं, कहाँ से पैसा लाते हैं? बहरहाल मैं देर ना की थी, थोड़ी कार ली, कर देते हाँ हूँ किधर जाइए, ना च गुजारा नहीं करना, किधर जाइए। अच्छा, बकरी बेच के आप गुजारा करते हैं, इसका मतलब बकरी आप समझते हैं कि गरीब के लिए बड़े फायदेमंद है। डॉक्टर साहब, आखिर में हमारे किसान भाइयों को क्या मशवरा देंगे जो इस तरफ जाना चाहते हैं, तो क्या मशवरा देंगे कि किस तरह वो बकरियां पालें और मुनाफा भी कमाएं? किसान भाइयों को, दोस्तों को और ब्रीडर्स को यही पैगाम देना चाहेंगे कि बकरियां ज़्यादा से ज़्यादा पालें, जानवर ज़्यादा से ज़्यादा रखें, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा प्रॉफिटेबल काम है और इकनॉमिकल है, इसका इतना ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं है। अगर हम उसमें थोड़े से, हमारे टॉपिक में ये चीज़ भी थी जो सबस चारे की हम डिस्कशन कर रहे थे, उसके लिए 2 किस्म के ये चारा जात जो है ना वो लगाएं, क्योंकि गर्मियों के चारे अलग हैं, सर्दियों के अलग हैं। तो जो खरीफ के चारा जाते हैं या जो गर्मियों में बकरियों के लिए खसूसन क्या खसूसी, है? वो जो गर्मियों अहम में चारा और जाते हैं सर्दियों में, वही हम डिस्कस, वही बता रहे हैं आपके कि जंतर जो है आजकल सर इसकी सुविंग हो रही है, बिजाई हो रही ठीक है। हम अपने फार्म पे भी लगा रहे हैं, और जंतर जो है इसको बड़ा शौक ये बड़ी फेवरेट है। फेवरेट है। ठीक है। जंतर हो गया सर, गवारा हो गया सर, जवार हो गया सर, मकई है सर, कोरिया ग्रास है,
या इसके अलावा असल इसकी हैबिट है ये दरख्त के साथ लिपट के ऊपर से खाती है, ठीक है जी। तो ये अपनी ज़रूरत पूरी कर लेती है, 4 टहने 5 टहने ये खा के इसकी जो फीडिंग रिक्वायरमेंट है, ब्राउजिंग वाली एक जो इसकी हैबिट है वो ये अपनी पूरी कर लेती है। तो इस तरह से अगर सर्दियों में देखें तो वो हमारे रबी के जो हैं वो चारा जहाज आ जाते हैं। तो सर्दियों में हम ज़्यादातर इसकी बरसीम की भी ग्रेजिंग करवाते हैं सर। बरसीम है, लूसन है, जाई है, राई ग्रास है सर। नरम ये दो चीज़ें नरम ये नरम गिज़ाएं आप हाँ, बता रहे हैं सर। नरम गिज़ा है और ये यानी कि इसके ऊपर इतनी कोई कास्ट भी नहीं है। तो जस्ट एक इसके सुइंग का या एक बिजाई का एक तरीक़ाकार है, पानी लगा के आपने उसमें रंबर मार के एक छटा देना होता है तो अल्लाह ताला उगा देता है। तो इसकी भी एक ज़रूरत पूरी हो जाती है बकरी की, और मालिक की जो है वो भी पूरी हो जाती है। फिर ये देखिए, ये जैसे डॉक्टर साहब ने बताया था, ये एक आइडियल मैनेजमेंट है कि हम एक साल में 2 दफ़ा बच्चे लें, लेकिन तकरीबन 13 महीने में 2 बच्चे आ जाते हैं। तो अगर एक साल में हम 2 दफ़ा बच्चे ले रहे हैं, अगर ट्विन वाली है तो उसके माशाल्लाह 4 हो गए, तो 5वीं वो हो गई। तो उसकी इसी तरह से फीडिंग रिक्वायरमेंट भी बच्चों के साथ साथ इस तरह से आगे चलती रहती है। बलोचिस्तान और सिंध के जो दूर दराज के इलाके हैं जी, जहाँ जी सर। काश्तकारी नहीं होती का- या चारा जात नहीं चा- होते, तो वो ग्रेजिंग के लिए सिर्फ ग्रेजिंग पे करें या कोई और है हल उनका? ज़्यादातर वो फिर ओपन ग्रेजिंग या जैसे रेवड़ के रेवड़ उन्होंने अपने नखलिस्तान में, चोलिस्तान में, थर के इलाके में, जहाँ पे यानी कि वहाँ पे उनका सोर्स यही होता है 6 महीने बाद कोई बारिश हो गई, शमई हो गई तो थोड़ा बहुत सब्ज़ा उगाता है। तो अल्लाह ताला ने रिज़्क़ का तो वादा किया है जी, तो इंशाल्लाह वो बकरियां भी अपना जाके रिज़्क़ चराती हैं। कोई से टोबे पे चले गए सर, अगर चोलिस्तान में आ जाए, अगर थार में चले जाएं तो बारिश आ गई तो वहाँ पे किसी ने कहीं ना कोई जड़ी बूटी उगाती है, कोई बहुत ज़्यादा अच्छी क्लास के उनके फाडर कोई घास फूस उगाता है, वो खा पी के अपना ये जानवर गुजारा कर सकता है। तो डॉक्टर इस लिहाज से हमें डॉक्टर ये साहब आपका बहुत शुक्रिया। Thank you, जनाब डॉक्टर साहब आपका शुक्रिया। तालिब बहुत हुसैन साहब आपका भी शुक्रिया। आप तीनों मेहमानों ने बकरियों के हवाले से बड़ी तफसीली गुफ्तगू की। नाज़रीन, आज के जो गुफ्तगू थी आपने सुनी, मेरे तीनों मेहमानों ने बकरियों के हवाले से, जदीद गोट फार्मिंग के हवाले से और ख़ुसूसन जो एक गरीब किसान है उसके हवाले से एक बेहतरीन पैगाम दिया है कि अगर आप बकरियाँ पालें, यकीनन बकरी गरीब का बैंक है और इसके साथ साथ जो मुल्क की ज़रूरत, जो हमारी गोश्त की ज़रूरत है वो भी पूरी कर सकते हैं और अपने मुआशी हालात भी बेहतर कर सकते हैं। अपने मेज़बान को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।